Hello, good morning, students. Today's class we will discuss the topic that is circulatory system. Circulatory system में जो हम पढ़ेंगे that is important part और इसमें हम लोग हार्ट, ब्लड वेसल्स इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो we must understand कि what is the transportation. ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसको किस तरह से हम लोग समझते हैं और ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. और जैसे कि इसमें जो जो डायग्राम आएगा उस डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. उस जितनी बार आप डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन के जो डायग्राम्स हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं. तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी हम लोग खाना बनाते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर. मतलब कि जो हमारा स्टमक है उस स्टमक से लेकर हमें खाने को पहुंचाना होता है हर एक सेल तक. अब स्टमक में या यू कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ, उन सभी फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो एक सिस्टम चाहिए उसको हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस in which the substance absorb or synthesize in one part is moved to another part. मतलब एक जगह से जो चीज़ एब्जॉर्ब हुआ या सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनना, एब्जॉर्ब हुआ या सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, और उस पार्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा अब यहाँ देखिए सेकंड टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ सिस्टम called circulatory system which is responsible for transportation of nutrients, respiratory gases, waste products, hormones, enzymes within the body through blood and lymph. ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स. अब हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट करें, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है. तो सबसे पहला तो बेटा न्यूट्रिएंट्स होगा, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना. पूरा डाइजेशन वाला टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीज़ न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूडेड है वो सारे एक जगह से दूसरी जगह पर आप पहुंचाते हैं. और थ्रू व्हाट? थ्रू ब्लड. सिमिलरली रेस्पिरेटरी गैसेस. अब रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से हैं? आपके दो ही रेस्पिरेटरी गैसेस है, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया O2, ऑक्सीजन. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से आप बॉडी के बाहर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर से यानी लंग्स से आप सेल तक लेकर जाते हैं. तो उसका भी काम आपका ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के अंदर ही इंक्लूडेड होता है. सिमिलरली वेस्ट प्रोडक्ट. अब वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या जो भी आपके सेल के अंदर सब्सटेंस जो सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट. और वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल होता है. इसी तरह हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स विद इन द बॉडी थ्रू ब्लड एंड लिम्फ. अब एंजाइम्स आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तभी तो कोई पर्टिकुलर काम करेंगे. एंजाइम होता है बायो कैटलिस्ट, मतलब बायोलॉजी के अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. कैटलिस्ट मतलब जो ब्रेक डाउन में हेल्प करता है किसी भी केमिकल को, उसको हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं. तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है.
इन सभी का जो काम होता है, ये जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा ब्लड करता है। और ब्लड वेसल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब मटेरियल को लेकर जाता है। अब हमारे ब्लड वेसल कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपके शरीर के अंदर 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। एक हो गया आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ध्यान से सुनिएगा, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड पार्ट पर जाएं तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को करने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। एक सिस्टम है जो इन सब चीज़ों को, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, ठीक है। उनमें सबसे पहला हो गया हार्ट बेटा लव डब साउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा हो गया आपका ब्लड, अभी मैंने जैसा कि बताया, और तीसरा हो जाएगा ब्लड वेसल। तो ये तीन चीज़ों का मिश्रण, यानी 3 चीज़ों का जो ग्रुप होता है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कहलाता है। तो अब हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि हार्ट को भी पढ़ेंगे, ब्लड को भी पढ़ेंगे, ब्लड वेसल को भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट, यानी हमारी जो मुट्ठी होती है उसके जितना बड़ा हमारा हार्ट होता है। और हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर, अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, 2 ऊपर जो कि ऑरिकल कहलाता है, और 2 नीचे जिसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। यानी 2 अपर ऑरिकल या एट्रियम वर्ड भी यूज़ किया जाता है, और ऑरिकल्स भी वर्ड भी यूज़ किया जाता है, और 2 लोअर वेंट्रिकल्स। तीसरा जो इसमें बात आती है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मस्कुलर फाइबर, मसल्स फाइबर, यानी ये जो पूरा हार्ट हमारा बना हुआ होता है वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत तरह के मसल्स होते हैं, जिनके अंदर एक ये भी आता है, दैट इज़ कार्डियक मसल। इट इज़ कॉल्ड एज पंपिंग ऑर्गन। इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। क्यों पंपिंग ऑर्गन कहते हैं? क्योंकि ये एक चीज़ को मतलब एक सब्सटेंस को पंप करता है, ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। देयर इज ए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल थ्रू आउट द लाइफ, यानी पूरी जिंदगी, ठीक है बेटा। ये क्या करता है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जैसे देखा होगा आपने वीडियो में या कहीं देखा होगा, हार्ट जो है ना वो मतलब पंप करता रहता है। इट मीन्स कभी सिकुड़ता है, कभी रिलैक्स होता है, कभी सिकुड़ता है, कभी रिलैक्स होता है। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कहते हैं। जब सिकुड़ जाए हार्ट तो उसको सिस्टोल कह देंगे, और जब एक्सपेंड हो जाए हार्ट तो उसको हम लोग डायस्टोल कह देंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, ये आपका हार्ट का डायग्राम है जो आप लोग बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। ऊपर की तरफ जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एक हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राइट एट्रियम, और दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम। तो ये 2 तो एट्रियम हो गए। नीचे 2 देखिए, एक हो गया राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद इन सब को, मतलब राइट को लेफ्ट से डिवाइड करने वाला एक वॉल होता है, उस वॉल को सेप्टम के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? हार्ट को सबसे पहले इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। अब राइट पार्ट में भी 2 हो गए ना, एक हो गया आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो इनको भी डिवाइड करता है, एक वॉल होती है वो इनको भी डिवाइड करती है। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को भी डिवाइड करता है। तो यू कैन से हर तरफ एक वॉल है, एक मतलब जो इनको डिवाइड करने में हेल्प करता है। सबसे जो थिक ब्लड वेसल जो आपकी होती है वो ऑर्टा होता है, वो देखो ऊपर लिखा हुआ सबसे टॉप मोस्ट पर ऑर्टा। अभी मैं इसके पूरे जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
ये देखिए, ये भी आपका पूरा ब्लड का मतलब पूरा एक ब्लड वेसल के साथ हार्ट बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये एक्चुअली आपका पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि ब्लड कहाँ से कैसे मूव करता है। तो ये आपको जो पर्पल और ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ वेना कावा। और ये बेटा आपके लंग्स से, ठीक है, कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, मतलब ये लंग्स से ब्लड को हार्ट के राइट पार्ट में लेकर जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर राइट पार्ट से ये आपके लंग्स में जाएगा, जहाँ पर वो ऑक्सीजन गेन करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। यानी एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे हार्ट के, और दूसरी तरफ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यही डिफरेंस होता है कि एक ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और दूसरे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। सी, this is also the diagram which represent the exchange of oxygen and carbon dioxide। किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमारा बेटा इसके अंदर ना एक टॉपिक आएगा डबल सर्कुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, यहाँ गया मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आखिर इसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। हमारे हार्ट के पास दो बार ब्लड जाता है। दो बार कैसे? एक हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ब्लड हमारे हार्ट के पास जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको नाम दे देते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें आपको 3 पॉइंट लिखा हुआ होगा। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड, यानी जब चारों चैम्बर, हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स पोजीशन पर हैं, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब पल्मोनरी वेन देखिएगा जरा, वेन बेटा हमेशा ना याद रखना, वेन मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, उसको लिख लेना आप कॉपी में। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है लंग्स से हार्ट तक, ठीक है। पल्मोनरी वेन ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, यानी हार्ट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लंग्स से लेकर आता है। नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या है? व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, अब लेफ्ट एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेगा, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा? नीचे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। कहाँ कर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व V1। वॉल्व का नाम दिया है इन्होंने, हालांकि यहाँ पर 2 वॉल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, लेकिन यहाँ पर नाम इन्होंने V1 दिया है और V2 देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड अब हमारा कहाँ एंटर कर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। नाउ व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू मेन आर्टरी। अब आपका ब्लड जो है वो आर्टरी के अंदर चला जाएगा। अब आर्टरी से, फ्रॉम मेन आर्टरी द ब्लड इज फोर्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट थ्रू स्मॉलर आर्टरीज। अब अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा, अरोटा सबसे थिक ब्लड वेसल होती है, तो अब उसके मतलब उसी से बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होंगे, जिसको हम लोग आर्टरीज़ के नाम से जानेंगे। और आपको मैंने भी बताया था कि आर्टरीज़ हमारा कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। और कहाँ से लेके जाएगी? पूरे बॉडी पार्ट में, जहाँ जहाँ आपका शरीर के हर अंग तक आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लड वेसल्स को, ब्लड को लेके जाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट आता है, अब द ऑक्सीजन is utilized by the cell and deoxygenated blood from the body part enter into the main vein and the main vein carry the deoxygenated blood to right atrium of the heart. अब हमारे हर एक सेल में ब्लड पहुंच गया। ब्लड पहुंचने के बाद अब सेल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और वहाँ पर डाइजेशन में हेल्प करेगा, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते थे। तो रेस्पिरेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड के अंदर आ जाएगा और उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में एंटर करेंगे। ठीक है, तो the oxygen is utilized by the cell and the deoxygenated blood from the body part enter into the main vein and the main vein carry the deoxygenated blood to the right atrium of the heart. Now right atrium से नीचे की तरफ एंटर कर जाएगा, जिसको हम लोग राइट वेंट्रिकल के नाम से जानेंगे और यहाँ पर हमने V2 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ना अब लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्या एक्सचेंज होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर चला जाएगा और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इन द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज इट्स CO2 एंड एब्जॉर्ब फ्रेश O2 फ्रॉम एयर, दस अगेन ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड विच इज सेंट टू द लेफ्ट। यानी कि ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा पूरा ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है ना। नाउ अब यहाँ पर देखिए डबल सर्कुलेशन का पूरे इन्होंने मतलब अच्छे से हम लोगों ने बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और पेपर में आपका डायग्राम के साथ डबल सर्कुलेशन 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अ सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ध्यान से सुनिएगा, डबल सर्कुलेशन, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट, यानी जब आपका हार्ट 2 बार ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे, 1 कंप्लीट साइकिल इज नॉन एज सर्कुलेशन। यानी कि पूरा देखो, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा ये साइकिल कंप्लीट करता है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। यानी अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल। अब जैसा कि आपको ये भी पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर मिक्स भी नहीं हो रहा है। क्या मिक्स नहीं हो रहा है, ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। कैसे मिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे तो अलग अलग हैं। अभी बताया था सेप्टम होता है जो लेफ़्ट को और राइट को बिल्कुल अलग करता है, तो ये यही बोलता है, हेंस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज ऑल्सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिले, ना मिक्स हो, तो उसको हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, बाकी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये मिक्स हो जाता है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं आपके शरीर के अंदर। तो जो ब्लड आपके सेल तक या आपके टिश्यू तक जा रही है उसको हम लोग बेटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे, और जो लंग्स की तरफ जा रही है या लंग्स से वापस आ रही है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम को समझिए, ये डायग्राम आपको सब चीज़ बताता है। बीच में हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो है लंग्स तक गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आया, हार्ट से फिर से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट के अंदर चला गया। तो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम विच रिप्रेजेंट योर डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या एडवांटेज है, तो पहली बात तो ये कि ये मिक्स नहीं होने देता,
है ना। तो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब ये बचाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। सच सेपरेशन अलाउ अ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ये हमें हाई एफिशिएंट बनाता है, मतलब कि जिससे कि ऑक्सीजन अपना अलग रहे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग रहे, तो इससे वर्कलोड जो है वो अलग अलग होगा। इट इज़ वेरी यूजफुल इन दोज एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मैमल विच हैव हाई एनर्जी नीडेड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इनको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक बर्ड और एनिमल। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ही है कि भाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हमें ब्लड को लेकर जाना है तो उसके लिए एक प्रेशर होना चाहिए, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल, मतलब वो प्रेशर जो ब्लड वॉल के ऊपर लगाता है ब्लड, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ मोर इन आर्टरी देन वेन, आर्टरी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, वेन के अंदर थोड़ा सा कम होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टेमिक प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर इन द आर्टरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कि जो, ध्यान से सुनिएगा, द ब्लड प्रेशर ऑफ द, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है, तो उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन और क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानेंगे। तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है बेटा, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg होता है। ना ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। नाउ हाई ब्लड प्रेशर, high blood pressure is called hypertension and due to contraction of arterioles which result in the increased resistance to blood flow। अब जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का क्या मतलब है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी जो आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जो ब्लड को आगे मूव नहीं करने दे रही है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका ब्लड रैप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, सो मैनी थिंग्स विच इज सीन। ये देखिए इस तरह से ब्लड को नापा जाता है। ये रहा स्फिग्मोमैनोमीटर, इसको लगाया जाता है, ये स्टेथोस्कोप है, यहाँ से एयर भरते हैं ताकि प्रेशर एक बरकरार हो जाए। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपको मैंने समझाया। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड वेसल। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।